दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सिटी राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग नागरिक सिविक्स को एनसीईआरटी नोट्स को थर्ड क्लास को लेंगे। चैनल पे इससे पहले 2 वीडियो है, उनको जाकर जरूर देखें। सारा क्वेश्चन एसएसटी के यहीं से बनने वाले हैं, नोट डाउन करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लेंगे। इस बार का सीटेट स्मूथली ट्रिकी वे मैजिकल तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। लेंगे मीडिया। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ों को जैसे फोन पे बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटरों के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक क्वेश्चन से 1940 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था। एक नोट डाउन करेंगे। यंत्र टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। इसका आविष्कार जॉन एल ब्रेड ने किया था। नोट डाउन करेंगे, इसका आविष्कार किसने किया था? जॉन एल ब्रेड ने किया। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया। कहाँ पे किया था? रॉयल इंस्टीट्यूट में अपना आविष्कार का प्रदर्शन किया। यदि लोग चाहते तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते थे। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर सार्वजनिक विरोध आयोजित करने, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार के पुनः उसे कार्यक्रम पे विचार करने का आग्रह भी यह कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। आगे कुछ पॉइंट देखेंगे। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म, किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचाने से प्रतिबंधित करती है तो इससे सेंसरशिप कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप या सेंसर बोर्ड कोई मूवी को आने नहीं देती है, कुछ सीन को कट करने के लिए कहती है। सेम यहाँ पे थीम है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाए। इसके सबसे बुरा समय था 1975 से 77 का आपातकालीन इमरजेंसी इंदिरा गांधी के काल में था। समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यम पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे हम सेंसरशिप भी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे, सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती है जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। यह सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे व्यापारी के बारे में कुछ पॉइंट। लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में रहते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वस्तु के उत्पादक माने जो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर और वस्तु के उपभोक्ता के बीच के मिडिल पॉइंट में जो रहते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है। जैसे सब्जी का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है बल्कि वह बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारी की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है उसे हम खुदरा या फुटकर व्यापारी सबसे लास्ट चेन में जो है वो रिटेलर कहलाता है। यह वही दुकानदार होते हैं वह जो आपको पड़ोस के दुकानों में, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान को बेचता है। कुरनूल कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड को कपड़ा का संसार का सबसे विशाल बाजार है इरोड। नोट डाउन करेंगे कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। यह विशाल बाजार है इरोड। जी हाँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बुनकर से देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। बुनकर जो व्यापारी के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। यह व्यापारी देश विदेश वस्त्र निर्माता और निर्यातक एक्सपोर्टर्स को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। यह सूत खरीदते हैं और बुनकर को निर्देश देते हैं किस प्रकार का
कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। ये सूत को खरीद के, माने धागे को खरीद के ये ऑर्डर देते हैं, मुझे इस टाइप के बनाने हैं। जी हाँ, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांव में रहते हैं, वह इन व्यापारी के सूत ले आते हैं। बुनकर बुनाई करके घर रखने के लिए उन्होंने अपने घर के पास ही व्यवस्था कर रखी है। बुनकर अपने परिवार के साथ करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयां में 2 से 8 करघे तक होते हैं। कितने करघे होते हैं? 2 से 8 करघे होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिया, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादर इन करघों पर बनाई जाती है। बुनकर तैयार किए हुए कपड़ों को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्होंने कितना सूत दिया था और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। अब देखेंगे दादन व्यवस्था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दादन व्यवस्था क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। व्यापारी और बुनकरों के बीच ये व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है, उसे तैयार माल प्राप्त होता है। कच्चा माल देके वो माल को तैयार लेते हैं। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योगों में यह व्यवस्थित प्रचलित है। दादन काफी प्रचलित व्यवस्था है। नोट डाउन करेंगे। व्यवसायी या व्यापारिक व्यवसायियों की स्थिति के बीच बुनकर की तुलना में उसकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकर को बहुत कम पैसा देते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे जिनिंग मिल व फैक्ट्री, जहां रुइयों के गोले के बीज अलग किए जाते हैं, जहां पे रुई को दबाकर गठकर भी बनाए जाते हैं, जो धागा बनाने के लिए इसे रुई को भेज दिया जाता है। नोट डाउन करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पैक्स गारमेंट्स फैक्ट्री में 70 कामगार है। कितने हैं? 70 कामगार हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिक कामगारों की अस्थायी रूप से काम पे लगाया गया है। भारत में यह एक वास्तविकता है कि जो गरीब है, सामान्यतः दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के हैं। इनमें से भी विशेषतः महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारी जनसंख्या 48.5% महिलाएं हैं, 14.2% मुसलमान है, 16.16% दलित है और 8.6% आदिवासी है। काफी इंपोर्टेंट तथ्य है। अब देखेंगे तवा मत्स्य संघ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। मध्य प्रदेश के तवा मत्स्य संघ एक उदाहरण है, जहां लोग अपने अधिकारों के लिए साथ खड़े हुए थे। तवा मत्स्य संघ मछुआरे की सहकारी समिति है। किसकी समिति है? मछुआरे की एक संघ है और सतपुरा के जंगलों से विस्थापित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा है। छिंदवाड़ा जिले की महादेव पहाड़िया से निकलने वाली नदी होशंगाबाद में नर्मदा से मिलने के लिए बैतूल होती हुई आती है। तवा पर एक बांध का निर्माण 1958 में आरंभ हुआ, 1978 में पूरा हुआ। जंगल के बड़े हिस्से के साथ ही बहुत सी कृषि भूमि भी बांध में डूब गई, जिससे जंगल के निवासी अपना सब कुछ खो बैठे। इनमें से कुछ विस्थापितों ने बांध के आसपास रहकर थोड़ी बहुत खेती के अलावे मछली पकड़ने का व्यवसाय आरंभ किया। यह करके भी वह थोड़ा सा काम कर पाते थे। नोट डाउन करेंगे। तवा मत्स्य संघ किससे रिलेटेड था? मछली से रिलेटेड था। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। 1994 में सरकार ने तवा बांध के क्षेत्र में मछली पकड़ने का काम निजी ठेकेदारों को सौंप दिया था। इन ठेकेदारों ने स्थानीय लोगों को काम से अलग कर दिया और बाहरी क्षेत्र से सस्ते श्रमिक को उठा के लेके चले आए। ठेकेदार ने गुंडे बुलाकर गांव वाले को धमकियां देना भी आरंभ कर दिया था, क्योंकि लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। गांव वाले ने एकजुट होकर तय किया कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे और संगठन बनाकर सामने खड़े होने का वक्त आ गया है। इस तरह तवा मत्स्य संघ नाम के संगठनों को बनाया गया। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे नव गठित
तवा मत संघ टीएमएस ने सरकार से मांग की कि लोगों के जीवन में निर्वाह के लिए बांध में मछलियां पकड़ने का काम को जारी रखने की अनुमति दी जाए। यह मांग करते हुए चक्का जाम शुरू कर दिया गया। उनके प्रतिरोध को देखते हुए सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा की और एक समिति गठन किया। समिति ने गांव वाले के जीवन व्यापन के लिए मछली पकड़ने का अधिकार देने की अनुशंसा की। 1996 में मध्य प्रदेश सरकार ने यह तय किया तवा बांध के जलाशय से मछली पकड़ने का अधिकार यहाँ के विस्थापितों को ही दे दिया जाए। 2 महीने बाद सरकार ने तवा मत संघ को बांध में मछली पकड़ने के लिए 5 वर्ष का पट्टा देना स्वीकार किया। इस तरह 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र में 33 गांव के लोगों के लिए नया साल सही अर्थों में आरंभ हुआ। नोट डाउन करेंगे। और ये मध्य प्रदेश, नोट डाउन करेंगे, मध्य प्रदेश के सरकार ने यह किया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे डैम, बांध के बारे में देखेंगे। नदी पर बांध ऐसी जगह बनाया जाता है जहां बहुत मात्रा में पानी इकट्ठा किया जाता है। ऐसा करने से जलाशय बन जाता है। जैसे जैसे पानी भरता है जमीन में एक बड़ा क्षेत्र उसमें डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नदी पर बनाए गए बांध की दीवार ऊंची होती है और उससे रुका हुआ पानी एक बड़े इलाके में फैल जाता है। उत्तराखंड में टिहरी बांध, नोट डाउन करेंगे, टिहरी बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में बनने से कई इलाके डूब गए। इस बांध के कारण पुराने टिहरी शहर और 100 गांव, जिसमें से कुछ पूरी तरह से और कुछ आंशिक रूप से पानी के नीचे समा गया। लगभग 1 लाख लोग विस्थापित हो गए। नोट डाउन करेंगे। अब दूसरा बांध देखेंगे, कर्नाटक के कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराजा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिले सिंचाई के काम में आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की जरूरतें भी पूरी होती है। तमिलनाडु के मेटूर बांध में भरे हुए इस नदी के पानी से राज्य में डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। इन दोनों राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले 30 सालों से 2 राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा रहने के बावजूद भी कावेरी शांत भाव से बहती रहती है। कर्नाटक के कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपर छोर पर है। तमिलनाडु का मेटूर बांध नदी के निचले छोर पे है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में क्या है। 2001 लखनऊ में 1500 से ज्यादा लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध करने के लिए जन सुनवाई में इकट्ठा हुए। इसमें प्रतिष्ठित महिला की एक ज्यूरी बनाई गई। उन्होंने न्यायाधीशों की भूमिका निभाते हुए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 15 से ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई की। लोगों की इस ज्यूरी ने इस सच्चाई को उभारने में मदद की कानून व्यवस्था में हिंसा के खिलाफ न्याय की मांग करने वाली महिलाओं को कितना कम सहयोग मिल पाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में है। पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। यहाँ पे बहुत ही कम खेती की संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के लोग खास किस्म के बकरी जिससे पश्मीना ऊल बनता है, यह ऊन कीमती है इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचे। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या कहते हैं? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। और पश्मीना शॉल के बारे में एक ईवीएस में पॉइंट आता है, ये उनका हमारा 6 बाल उनका 1 बाल के बराबर है और 10 घंटे 250 दिन लगते हैं पश्मीना शॉल बनने में। नोट डाउन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे केरल के बारे में। केरल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ी से घिरा है। इन पहाड़ियों पे विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, काली मिर्च कहाँ पे होता है? ये केरल में होता है। इस मसाले के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षण बना। सबसे पहले अरबी यहूदी व्यापारी केरल आए ऐसा माना जाता है। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। किन्हें जाता है? संत थॉमस को जाता है, जिन्होंने ईसाई धर्म को
भारत के अंदर प्रवेश किया। अब देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, सबसे पहले क्वेश्चंस तो बन गया, भारत की खोज किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावनाएं हैं। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। ये कौन थे? नेहरू जी थे। अब रविंद्रनाथ टैगोर चेक करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं, भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। भारत में कितनी भाषा? 100 से ज़्यादा, सॉरी 100 से ज़्यादा, 1600 मतलब 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषा भी है। जिन बच्चों को पहले विकलांग कहा जाता था, इन शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है खास जरूरत वाले बच्चे। नोट डाउन करेंगे, इसे आप दिव्यांग को दिव्यांग भी नहीं कह सकते हैं, ये सीटेट में आ चुका है। जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। माने किसी एक चीज को हम सेंटर्ड कर देते हैं किसी एक चीज के लिए, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अब देखेंगे राजतंत्रीय सरकार उसे कहते हैं जिसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने का और सरकार चलाने का शक्ति होता है, उसे हम राजतंत्र सरकार कहते हैं। और अभी जो हमारे इंडिया में चल रहा है वो प्रजातंत्र है। नोट डाउन करेंगे। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वो वोट नहीं दे सकता है। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यंग इंडिया पत्रिका 1931 में महात्मा गांधी ने यह कहा। अब देखेंगे ग्राम पंचायत, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत कई वार्ड छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधित्व चुनता है जो कि वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं जो पंचायतों का मुखिया होता है। पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। नोट डाउन करेंगे। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। वार्ड पंच, नोट डाउन करेंगे, और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो कि ग्राम सभा का भी सचिव होता है। वो जो सचिव है वो ग्राम सभा का होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उनका रिकॉर्ड रखना, वो सचिव का काम है और सचिव को गवर्नमेंट नियुक्त करती है। नोट डाउन करेंगे। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निष्पक्ष रूप से तो काम करेंगे ही, और ग्राम सभा का महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। साथ ही पैसे का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसका निगरानी भी ग्राम सभा कर सकती है। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या है, कुछ चीजों को देखेंगे। ग्राम पंचायत के काम है सड़क, नालियों, स्कूलों, भवन, पानी के स्रोत एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण एवं रख रखाव उनका काम है। स्थानीय कर, लोकल टैक्स लगाना और इकट्ठा करना भी ये ग्राम सभा का काम है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना भी ग्राम पंचायत का काम है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे ग्राम पंचायत की आमदनी कैसे होती है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है। घर एवं बाजार पे लगाए जाने वाला कर, मिलने वाला राशि यह ग्राम पंचायतों की होगी। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, इससे भी आमदनी होगी। समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान, यह भी होगा। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। काफी नोट डाउन करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार का पहला लेवल जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होता है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसे चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी
दो और स्तरों पे होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड। क्या होता है? विकास खंड, जहाँ बीडीओ होते हैं। इन्हें जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होती है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला पार्षद भी होता है। जिला पंचायत और जिला पार्षद भी होता है। ये तीसरा स्तर है। जिला परिषद एक जिले का स्तर का विकास का योजना बनाती है, पूरे जिला का जिला परिषद बनाती है। अब देखेंगे पटवारी, इनसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं पटवारी तो कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। यह आ चुका है, कानूनगो किसे कहते हैं? कानूनगो जो भूमि को नापते हैं, और इसे हम लेखापाल के नाम से भी जानते हैं। पटवारी के पास खेत नापने का अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पे वो लंबी लोहे की जंजीरों का इस्तेमाल करते हैं, और उस जंजीर को हम क्या कहते हैं? जारीफ कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। जमीन को नापने वाला जंजीर, जौ से जारीफ कहेंगे। और कानून को किसे कहेंगे? पटवारी, लेखापाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी को हम कानून गो कहते हैं। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना है कि शहर में बीमारियों का ना फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल भी नगर निगम चलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कुछ चेक करेंगे। 1994 में सूरत शहर में भयंकर फ्लैग फैला था। इस फ्लैग में क्या था? सूरत भारत के सबसे गंदे शहर में एक था। फ्लैग हवा के जरिए यह फ्लैग फैलता है। नोट डाउन करेंगे। जिस लोगों को फ्लैग हो जाता है उन्हें दूसरे लोगों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी फ्लैग के लिए। फ्लैग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया था नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहरों को अच्छी तरह से साफ सफाई करे। अब सूरत का चंडीगढ़ के बाद भारत में सबसे साफ शहरों में दूसरा नाम है। नोट डाउन करेंगे। अब सूरत का चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में वो दूसरा स्थान है। तमिलनाडु। अब देखेंगे तमिलनाडु के कुछ पॉइंट। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। गांव का नाम क्या है? कलपट्टू। गांव छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंचित जमीन पे मुख्यतः धान की खेती होती है। ज्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी आजीविका कमाते हैं। यहाँ आम और नारियल के काफी बाग है। कपास, गन्ना और केला भी यहाँ पे उगाया जाता है। खेतीहर मजदूर ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन होते हैं और बहुत से के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं। अब कुछ पॉइंट लेंगे। चिजाम्बी एवं नागालैंड का फेक जिले का एक गांव है। यहाँ रहने वाले लोग चंखेसंग समुदाय के हैं। वो सीढ़ीनुमा खेती भी करते हैं। नागालैंड के लोग, चिंगांजी के लोग सीढ़ीनुमा खेती भी करते हैं। अब देखेंगे केंटामरेन मछुआरे की एक खास तरह की छोटी नाव को हम केंटामरेम कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे नेपाल के लोकतंत्र, डेमोक्रेसी इन नेपाल एक राजतंत्र था। नोट डाउन करेंगे। वहाँ राजा का शासन था। 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पे आधारित था कि शासन का सर्वोच्च सत्ता जो 1990 में बना था वो राजा के पास होगा। नेपाल के कई दशकों से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते और चले आ रहे थे। इसके फलस्वरूप 2006, नोट डाउन करेंगे, 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिली। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पे चलना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक नया संविधान चाहिए था। वो पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उनमें आदर्श नहीं थे। उनमें क्या नहीं थे? आदर्श नहीं थे। वो नेपाल के लिए चाहते थे और जिनके लिए वो लड़ते रहे। अप्रैल 2006 में राजा के तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। 2008 में राजतंत्र को खत्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र बन गया। 2006 में नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान बनाया। 2015 में एक नया संविधान बनाया। नोट डाउन करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग लेंगे अल्पसंख्यक बहुसंख्यक भारत का संविधान को देखेंगे और चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट सारा मिल जाएगा। इस बार का सीटेट आपका स्मूथ ट्रिकी भी मैजिकल तरीके से आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।